नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर किताब पर बात करने वाले हैं, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। हाँ, ये किताब तो दुनिया भर में फेमस है और इसकी खास बात है दो पिताओं की कहानी। बिल्कुल, दो पिता और पैसे को लेकर उनकी सोच बिल्कुल अलग। एक तरफ है पुअर डैड, ये लेखक के अपने पिता थे, पढ़े लिखे, अच्छी सरकारी नौकरी में। और उनके लिए क्या जरूरी था? मेहनत करो, अच्छी सैलरी मिले, जॉब सिक्योरिटी हो, मतलब वो जो एक टिपिकल रास्ता होता है ना। हाँ, बिल्कुल, अच्छा पढ़ो, सेफ जॉब पकड़ो, ये उनकी फिलॉसफी थी। और फिर दूसरी तरफ है रिच डैड, ये उनके दोस्त के पिता थे। इनकी फॉर्मल एजुकेशन शायद उतनी नहीं थी, लेकिन ये बिजनेस करते थे, सफल उद्यमी थे। और इनकी सोच बिल्कुल उल्टी। हाँ, वो कहते थे कि पैसे के लिए काम मत करो, ऐसा कुछ करो कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। फाइनेंशियल फ्रीडम पर उनका जोर था। और यही जो कॉन्ट्रास्ट है ना, यही इस किताब का बेस है। बड़ा दिलचस्प है ये। बिल्कुल, और आज हम यही देखेंगे कि इस किताब से क्या ज़रूरी बातें, क्या फाइनेंशियल लेसन्स हम सीख सकते हैं, मतलब जो आज भी उतने ही काम के हैं। हाँ, क्योंकि एक बात जो ये किताब कहती है और जो मुझे बहुत सही लगती है कि स्कूल हमें पैसा कमाना सिखाते हैं शायद, पर पैसे को मैनेज करना, उसे बढ़ाना, इन्वेस्ट करना, वो नहीं सिखाते। सही बात है, और इसीलिए फिर सेल्फ लर्निंग, खुद से सीखना फाइनेंस के बारे में, वो इतना ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले और शायद सबसे मशहूर सबक से शुरू करते हैं। हाँ, वो है अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, क्योंकि हाँ। हम सब तो पैसे के लिए काम करते हैं। हाँ, पर कियोसाकी का मतलब यहाँ थोड़ा गहरा है। ये नहीं कि मेहनत मत करो। अच्छा, तो फिर क्या? मतलब ये है कि उस सोच से बाहर निकलो जहां तुम्हारी कमाई सीधे तुम्हारे काम के घंटों से जुड़ी है, कि भाई इतने घंटे काम किया तो इतना पैसा मिला। अच्छा, टाइम इज इक्वल टू मनी वाले जाल से बाहर निकलना। एग्जैक्टली। अमीर लोग अपना फोकस रखते हैं संपत्ति यानी एसेट्स बनाने पर, ऐसी चीजें जो उनके लिए पैसा कमाएं बिना उनके लगातार काम किए। पैसिव इनकम जिसे कहते हैं। हाँ, बिल्कुल, जैसे कोई प्रॉपर्टी किराए पर दे दे, उससे रेंट आ रहा है, या स्टॉक से डिविडेंड मिल रहा है, या कोई बिजनेस है जो अपने आप चल रहा है और प्रॉफिट दे रहा है। तो आइडिया ये है कि सिर्फ सैलरी पर डिपेंडेंट ना रहो, बल्कि इनकम के और सोर्स बनाओ जो खुद पैसा लाएं। सही। और यहीं से दूसरा बहुत जरूरी सबक आता है। कौन सा? संपत्ति यानी एसेट्स और देनदारी यानी लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझना। ये शायद किताब का सबसे पावरफुल आइडिया है। हाँ, ये मैंने भी सुना है, पर इसकी परिभाषा क्या है, मतलब कियोसाकी के हिसाब से? बहुत सिंपल है। संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। ओके। और देनदारी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, बस। सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है ये। है आसान, पर असलियत में लोग गड़बड़ कर देते हैं। जैसे ज्यादातर लोग मानते हैं कि उनका घर उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है। हाँ, बिल्कुल, एसेट मानते लोग। पर कियोसाकी के नजरिए से सोचें, अगर उस घर पर बड़ा लोन है, ईएमआई जा रही है और उससे कोई कमाई नहीं हो रही, तो वो असल में आपकी देनदारी है। अच्छा, क्योंकि वो हर महीने पैसा निकाल रहा है जेब से। हाँ, लेकिन अगर वही घर आपने रेंट पे दिया है और किराया आपकी ईएमआई और मेंटेनेंस से ज्यादा है, तब वो संपत्ति बन जाता है। ओह, ये इंटरेस्टिंग है। मतलब जरूरी नहीं कि घर हमेशा एसेट हो। बिल्कुल। इसी तरह महंगी कार अगर लोन पर ली है और सिर्फ पर्सनल यूज के लिए है, तो वो साफ साफ देनदारी है, उसकी वैल्यू भी कम होती जाती है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जब कोई ये एसेट लायबिलिटी का फर्क समझ जाए, तो फिर अगला कदम क्या है? तीसरा सबक। तीसरा सबक है अपना व्यवसाय संभालें। माइंड योर ओन बिजनेस। इसका मतलब क्या? नौकरी छोड़ दें? नहीं, एकदम नहीं। कियोसाकी ये नहीं कहते कि नौकरी छोड़ दो। वो कहते हैं कि नौकरी करते रहो, लेकिन अपना ध्यान और अपना एक्स्ट्रा पैसा अपने एसेट वाले कॉलम को बढ़ाने में लगाओ। अच्छा। आपका असली बिजनेस आपकी नौकरी नहीं है, वो तो आप किसी और का बिजनेस बना रहे हो। आपका असली बिजनेस है आपकी अपनी संपत्ति, यानी कि साइड में कुछ एसेट बिल्डिंग पर फोकस करना। बिल्कुल। जैसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना, या स्टॉक मार्केट में, या कोई छोटा मोटा साइड बिजनेस। हाँ, बिल्कुल। फोकस इस पर होना चाहिए कि आप अपनी संपत्ति कैसे बढ़ा रहे हैं, न कि सिर्फ किसी और के लिए काम करके सैलरी कैसे कमा रहे हैं। ये भी एक माइंडसेट शिफ्ट है। और चौथा सबक भी कुछ ऐसा ही है ना, सीखने के लिए काम करो, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। हाँ, ये भी पारंपरिक सोच से थोड़ा हटकर है। रिच डैड का मानना था कि खासकर जब आप यंग हो तो ऐसी नौकरियां चुने जहां पैसा शायद कम मिले, लेकिन सीखने को बहुत कुछ हो। क्या सीखने को? ऐसी स्किल्स जो आपको आगे चलकर संपत्ति बनाने में मदद करें,
जैसे सेल्स की स्किल, बेचना आना चाहिए, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, लोगों से बात करना, अकाउंटिंग की बेसिक समझ, पैसों का हिसाब किताब, इन्वेस्टमेंट की बातें, टीम मैनेजमेंट। ये वो स्किल्स हैं जो शायद पहली जॉब में मोटी सैलरी ना दें पर लॉन्ग टर्म में काम आती हैं। आपको सिर्फ एम्प्लॉय से इन्वेस्टर या उद्यमी बनने में मदद करती हैं। बिल्कुल, ये अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट है अपने फ्यूचर के लिए। सही बात है। और अब आते हैं 5वें सबक पर। ये डर के बारे में है ना? डर और शक, मतलब फियर और सेल्फ डाउट, पैसा खोने का डर, मैं ये नहीं कर सकता या मुझसे नहीं होगा वाली सोच, ये चीजें बहुत से लोगों को रोक देती हैं। ये तो है। इन्वेस्टमेंट करने का सोचो या अपना कुछ शुरू करने का तो पहला ख्याल डर का ही आता है, पैसा डूब गया तो। कियोसाकी कहते हैं अमीर लोग भी डरते हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें डर नहीं लगता, पर वो डर को हावी नहीं होने देते। वो फेलियर को, मतलब असफलता को, सीखने का एक हिस्सा मानते हैं। ओके। वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, सोच समझ कर कदम उठाते हैं। अगर गलती होती है तो उससे सीखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। वो डर की वजह से रुक नहीं जाते। तो मतलब गलतियों से सीखना और आगे बढ़ते रहना। हाँ। तो अगर हम पूरी किताब को समेटें तो निचोड़ क्या निकलता है? क्या है सार? सार यही है मेरे ख्याल से कि अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, पैसे की आज़ादी चाहिए, तो आपको पैसे को लेकर अपनी पूरी सोच बदलनी होगी, अपनी मानसिकता बदलनी होगी। सिर्फ एक कर्मचारी की तरह सोचने की बजाय? हाँ, उसकी बजाय एक इन्वेस्टर की तरह, एक उद्यमी, एक बिजनेस ओनर की तरह सोचना शुरू करना होगा। और ये कैसे होगा? स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से, लगातार सीखते रहने से, और हाँ, थोड़े कैलकुलेटेड रिस्क लेने से। ये कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं है। नहीं, ये एक प्रोसेस है, एक यात्रा है। बिल्कुल, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ की दिशा बदल सकती है। बिल्कुल। तो जाते जाते सबके लिए एक सवाल छोड़ जाते। हाँ, सोचिए अगर कोई अपने रोज के खर्चों को सिर्फ खर्चा ना माने, बल्कि उनमें ये देखने की कोशिश करे कि क्या यहाँ कोई संपत्ति बनाने का या निवेश करने का मौका छिपा है, तो उसकी फाइनेंशियल जर्नी कैसे बदल सकती है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।